नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल तेरी जुल्फ के सर होने तक, जिसकी राइटर हैं इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 26वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उसने इंशरा की आंखों में उतरती सरासमगी को देखा और फ़ौरन ही नज़रें सामने कर ली। बेसाख्ता लबों पर मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हुई थी। चलो जाने दो, कहोगी मौका देखकर फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। इससे कोई जवाब ही ना बन पड़ा था। खासी देर तक उनके दरमियान एक तकल्लुफ़ खामोशी आए रही। बारिश में कमी वाक़ई हुई थी। कार उसके घर की राह पर गामज़न थी। नौफल के चेहरे पर संजीदगी थी। इंशरा को लगा ये उनका आखिरी सफ़र और आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आकफा भी जामिया की तातीलात के बाइस महनसेरा अपनी वालदा के हमरा जा रही थी और बाबर का भी प्रोग्राम शिकागो जाने का था। उन दोनों के जाने के बाद उनके मुलाकात की कोई राह ना निकलती। फिर ना मालूम कब मिलना होगा। जितने जतन करके उस पत्थर दिल को मोम किया था, फिर से पत्थर बन गया तो नरम करना नामुमकिन होगा। और क्या पता वो गिरफ्त में आए भी या नहीं। फिर सारा इंतकाम सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाना था। मैंने आपको हर्ट किया, आई एम सॉरी। वो सरापा शर्मिंदगी और नदामत बन गई। इट्स ओके, हमारे दरमियान इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। अब हमारे दरमियान कोई नाराज़ी नहीं है ना? दिल पर बड़ा जबर करके उसने दोस्ताना लहजे में पूछा। हर हाल में उसे काबू करना था। हमारे दरमियान दोस्ती हो सकती है ना, आई मीन फ्रेंडशिप। अब की बार वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर गोया हुई। फ्रेंडशिप? उसने पल भर उसके बड़े हुए हाथ को देखा और उसके लब मूंछों तले भींच गए थे। वजी चेहरे पर सुर्खी छा गई थी। बस फ्रेंडशिप। किस कदर अना की पामाली थी उसके चेहरे के नकूश में। आनंद फानन उभरती नागवारी और दुरस्तगी उसकी ज़ीरक निगाहों से न बच सकी। मगर जहाँ ज़िद की बात आ जाए वहाँ ज़िक उठाने में वक्ती तकलीफ़ होती है। मैं गर्ल से फ्रेंडशिप नहीं करता। उसने गोया पत्थर दे मारा था। कोई और मौका होता तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती। आप मुझे गर्ल ना समझे, बॉयफ्रेंड समझ लें, फिर तो दोस्ती हो सकती है। वो खिलखिलाई और खूबसूरत चांदी के सिक्कों की मानित खनकती हंसी ने चेहरे का तनाव गायब कर दिया था। भिंचे हुए हल्के गुलाबी होंठ अपनी हालत में आ गए थे, लेकिन ज़हन की स्क्रीन पर माजी का एक हिस्सा रोशन हो गया था। नोफ़ी, ये राजी अंकल है, शेक हैंड करें अंकल से। वो अपने तराशीदा बालों को गर्दन से झटकते हुए बराबर में बड़ा जमान एक सूटेड बूटेड शख्स की तरफ इशारा करके मुखातिब हुई थी। मैं क्यों शेक हैंड करूं? ये मेरे फ्रेंड नहीं है। मम्मा के करीब पापा की जगह किसी दूसरे मर्द को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था। मम्मा के फ्रेंड तो है ना? शवाना मुस्कुराई थी। मैं बाबा के फ्रेंड से शेक हैंड करता हूँ। आप बैड मम्मा हैं और आपके फ्रेंड भी ख़राब हैं, उसने नफ़रत भरे लहजे में कहा था। बैकवर्ड बाप की बैकवर्ड औलाद हो, जाओ यहाँ से। उस वक्त रुखसार पर पड़ने वाले थप्पड़ की जलन आज भी महसूस होने लगी। मौसम की सारी ठंडक जलन बनती चली गई। फिर तपिश उसकी ज़बान से टपकने लगी। मर्द और औरत की दोस्ती का मतलब समझती हो तुम? यखलक तो उसके लहजे में ऐसी घराहट पैदा हुई थी कि मकान की अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ नीचे गिर गया था। वो सहम सी गई। मर्द और औरत की दोस्ती का मतलब होता है आग। उसके मुंह से गोया शरारे निकल रहे थे। इंशरा हक दक रह गई। ऐसी आग जो रिश्तों को जलाती है, जो इखलाक और शर्म हया को जलाती है, ऐसी आग जो ईमान और ज़मीर को भी जला देती है। वो कहता चला गया। इंशरा को लगा उसने अनजाने में उसकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया। वो खामोश हो गई। अब कोई जवाब ही नहीं बचा था उससे इसरार करने का। घर तक सारा रास्ता गमगीर खामोशी में गुजरा। गेट के सामने कार उसने रोकी। इंशरा ने बाहर निकलकर कोट वापस सीट पर रख दिया था। थैंक्स अलॉट, उसने झुककर कहा और आगे बढ़ गई। जवाबन वो ज़बान पर ताला लगाए बैठा रहा और चौकीदार के गेट खोलने पर वो अंदर गई तो फिर वहाँ से चला गया। प्यारे मियाँ की कॉल थी, पूछ रहे थे आप राज़ी हुई हैं या नहीं। वो सेलफोन जेब में रखता हुआ बताने लगा। क्या जवाब दिया तुमने? सोफिया उसके सामने बैठती हुई गोया हुई। मजरू सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दर आई थी। सवाल भी उसने किया और जवाब भी खुद ही दे दिया। कहने लगा, जैद भाई आप अमानी से बात करें और वो ना माने, नामुमकिन है ये बात। ठीक कहा उसने, मैं अब किसी तौर मानने वाली ना थी। अच्छी आपा की फितरत में ही दगा और हट दर्मी कूट कूट कर भरी हुई है। वो उन लोगों में से हैं जो कभी सुधरते नहीं हैं, टेढ़े के टेढ़े रहते हैं। फूफो जान, हर इंसान में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। तुम यकीन दिला रहे हो मुझे कि वो सुधा को दुबई लेकर नहीं जाएंगे? मुझे उनकी ज़बान पर यकीन नहीं है। चुपचाप मेरी बच्ची को दुबई ले गई तो मैं क्या करूँगी? सुधा सदा की डरपोक, वो एक आवाज़ नहीं निकालेगी और वहाँ वो नौकरों से बदतर सलूक करेंगी मेरी बच्ची के साथ। जहद के सामने हामी भरने के बाद भी उनका दिल खदशात का शिकार था। ये बात तो बिल्कुल सच है जैद बेटे। सुधा जैसी बेज़बान लड़की अच्छी के लिए आसान हदफ साबित होगी। तुमने भी सोफिया बेटी को कुछ कहने ना दिया। खुद की ज़बान तो सरूते की तरह कटर कटर अभी तक चलती है।
बुआ की ज़बान भी बिना सेंसर के चलती थी, फिर सौदा की वो बड़ी हमायती थी। कटर कटर चलती है ज़बान, नहीं तो रुसवा कर रखा है मुझे। मैं नहीं चाहती थी मेरी बिन बाप की बच्ची भी मेरी तरह नापसंदीदा बनकर ना रह जाए, और ऐसा बेज़बान किया है उसे कि वो अपने हक के लिए भी सदा बुलंद नहीं कर सकती। जो दिल चाहो सलूक करो। वो अंदर ही अंदर तड़पेगी, रोएगी, मगर बाहर से किसी नदी की मानित पुरसुकून दिखाई देगी। आप लोग परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके दिल में दर्द जुदाई बेदार होने लगी, तो वो अपनी जगह से वो खड़ा होता हुआ बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने हामी भर ली। अगर सुधा के साथ कुछ गलत होता तो जिम्मेदार तुम ही होगे, ये याद रखना। मेरी यतीम बच्ची है वो। सोफिया की आवाज़ भरा गई तो वो तेज़ी से वहाँ से चली गई थी। पीछे बुआ भी मंदिर से गायब हो गई। वो भी बोझल कदम उठाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो खुद को किसी भूल भलैयों में भटकता हुआ महसूस कर रहा था। मम्मी के कमरे में झांका तो वो बेखबर सो रही थी। उनके सोने और जागने का कोई वक्त मुकर्रर ना था। जब भी दिल करता तो वो नींद की हैवी डोज लेकर सो जाती थी। और मायदा का कमरा बंद था, वहाँ उसने खुद दस्तक न दी कि उस वक्त तन्हाई चाह रहा था, क्योंकि उस वक्त वो टूट फूट का शिकार था। माँ और बहन का सामना ना होना उसके लिए गनीमत था। वो कमरे में आ गया, जूते और मोजे उतार कर बेड पर लेट गया। आज दिन में जिस तरह से बंद पलकों के पीछे दिल की सारी चाहतें, बेताबियाँ और बेकरारियाँ बेहिजाब होकर सामने आई, वो खुद को ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक महसूस कर रहा था। उसने प्यार किया, मगर इकरार करने की जसारत बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये उसका खुद से अहद था। वो अपनी माँ को अपने हवाले से कोई गम नहीं देना चाहता था, और ख़ुद गम के सागर में गौता जन था। आगे अभी बहुत कठिन राहों पर चलना होगा। ज़ैद साहब, जब तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है तो फिर मौका मिलते ही ये गम क्यों मना रहे हो? कुर्बानी दिया तो सब भूल जाओ। कुर्बानी देने वाले कुर्बानी देते हैं, सोग मनाया नहीं करते। अभी से सुधा को भूल जाओ, फिर कभी वो तुम्हारे दिल में सिसकी बनकर ना उभरे। उसके सामने ज़मीर आकर खड़ा हुआ। किसी को याद करना और भूल जाना बेइख्तियारी अमल है। अगर मैं इतना बाइख्तियार होता तो उससे मोहब्बत ही क्यों करता? क्यों दिल को रोग लगाता? क्यों ज़िंदगी कांटों पर बसर करने की सज़ा बर्दाश्त करता? ज़मीर भी फिर कोई आवाज़ ना निकाल सका। सुधा बेटी ने चाय और सैंडविच भेजे। बुआ दस्तक देकर अंदर आई। बुआ, सुधा को कह दे वो अब यहाँ मेहमान है, कोई काम ना करे। अब मायदा को सुधा की जगह दे, उसको भी घर के काम आने चाहिए। सुधा की शादी के कुछ अरसे बाद उसकी शादी भी कर दूँगा। वो संजीदगी से बोला। अमीना खासी देर तक नौफल को फ़ोन करती रही, मगर उसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था, और दूसरी तरफ वो मुराद और लारेब पर भी नज़र रखे हुए थी। लारेब पहले तो गुस्से हुए इश्तियाल में जहारा को मज़ा चखाने और इंशरा को अगवा करने की प्लानिंग करता रहा। फिर कुछ देर बाद वो हस्बे आदत ड्रिंक करने लगा था। मुराद ने हस्बे वादा कहीं चक्कर लगाए और उसको होश में लाने की सही की, मगर वो गोया मुर्दों से शर्त बांध कर सो गया था। थक हार कर वो भी अपने क्वार्टर की तरफ चला गया, और अमीना ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अचानक गांव से फ़ोन आने की वजह से उसको गांव जाना पड़ा था। नौफल इंशरा को ड्रॉप करके बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। किसी बर्ग की मानित इंशरा से उसके मिलते सितारे आनन फानन बदल जाया करते थे। लम्हों में सदियों का फासला दर आता था। उसकी माँ आज़ाद ख्याल और बद किरदार औरत थी, जिसने शौहर की मौजूदगी में रोशन ख्याली और आज़ाद रविश के बायस अपना वक़ार, इज़्ज़त और हया को दाव पर लगा दिया था। वो ना अच्छी बीवी साबित हुई और ना अच्छी माँ। शादी के बाद ये दो रिश्ते ही औरत की कदर को उजागर करते, मोतबर बनाते, और वो औरत हर रिश्ते को नाकाबिले एतबार बना गई थी। माजी उस पर इतना हावी था कि जब भी वो सब भुलाकर इंशरा की तरफ माइल होने लगता था तो दरमियान में ही वो वजूद हाइल होने लगता था। फिर वो हवासों की दुनिया से निकलकर जुनून व वहशत के सराव में भटकने लगता था। नौफल, बेटा खाने पर कितना वेट किया आपका? कहाँ थे आप? मामा के पास मौजूद यूसुफ साहब ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर पूछा। बाबर के साथ था, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। सॉरी की कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ टाइम गुजरने का पता नहीं चलता बेटा। आप सिर्फ ये मेहरबानी किया करें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी मामा को मैसेजेस करते रहा करें। ज़रका परेशान हो जाती है, अगर आपकी कॉल ना आए या आप लेट हो जाएं तो पागल होने लगती है। यूसुफ के लहजे में ज़रका के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। सेलफोन ऑफ हो गया था। नेक्स्ट टाइम कोई शिकायत नहीं होगी मामा। वो आगे बढ़कर उनके सीने से लगा। उसके जलते भड़कते दिल को आसूदगी मिलने लगी थी। एक औरत के दुख को दूसरी औरत की ममता ने सुख में बदल दिया था। ये लाजवाल मोहब्बतें सरमाया हयात थी। फिर क्यों कुछ अरसे बाद ये दिल उस औरत के हवाले से अंदेशों और खिदमात का, खदशात का शिकार होने लगता है। ख्वामख्वाह कम मायगी का एहसास सबसे दूर करने लगता है। क्या हुआ बेटा, आज माँ से बहुत लाड हो रहा है? यूसुफ मुस्कुराए। नौफल तो हमेशा से ही मेरे साथ लाड करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ज़रका ने प्यार से उसके बाल बिखेरे।
आज कोई स्पेशलिटी है, कहीं किसी लड़की का मामला तो नहीं? वो नौफल की तरफ देखते हुए शोख लहजे हुए अंदाज में गोया हुए। आप भी सारिया की बातों में कहाँ आ रहे हैं? अगर ऐसी बात होगी तो हमारा बेटा हमें सबसे पहले आगाह करेगा। ऑफ कोर्स मामा। वो कुर्सी पर बैठ गया। लोग च्यूंटी को हाथी बना देते हैं, लेकिन हकीकत में च्यूंटी तो होती है ना। सुनी सुनाई बातों में कोई बात तो काबिल यकीन होती है बेटा जी। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जे थे। झरका उनको रिलैक्स देखकर मुतमईन अंदाज में उनके करीब बैठ गए। आप सुनी सुनाई पर यकीन करेंगे या जो मैं कहूँगा उस पर एतबार करेंगे? उसने भी सोच लिया था भागने से बेहतर है दो बदू बात की जाए। ना एतबार ना यकीन, हमारी तो दिली तमन्ना है अब आप सिंगल ना रहें। एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, बिजनेस कुछ अरसे आपके हैंड ओवर करने वाला हूँ। दुआ है ज़िंदगी का हुस्न अपनी तमाम तर खूबसूरती और रानाई समेत आप पर फिदा हो जाए। औरत के बगैर ज़िंदगी अधूरी रहती है नौफल। आप सब जानते हैं पापा, मेरी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा जब आगाही और शऊर की बिन्नत जारी रहती है, अच्छे बुरे की तह तक ज़हन रसाई हासिल नहीं करता। आंखें जो देखती अच्छा या बुरा वो शऊर की बुनियाद में दबता चला जाता है और वक्तन फ़वक्तन जहन में किसी धुएं की मानिंद उभरता रहता है। मेरे जहन में भी वो धुआं उभरता रहता है, आग जलती रहती है। मैंने बहुत चाहा माजी के डरावनेपन से खुद को छुड़ा लूँ, माजी की राह पर मेरे दौड़ते कदम हाल की शायरा पर ठहर जाएं। उसकी आंखों में कुछ देर कबल चलने वाला मंजर ताज़ा हो गया था जब वो मखरूती हाथ उसकी तरफ बढ़े, दोस्ताना अंदाज में बढ़ा और जिसको उसने बड़ी बेदर्दी के साथ झटक कर ठुकरा दिया था। उसके पीछे एक खौफ था, बेवफाई, बेहयाई, बेरारवी का। इस खौफ को दिल से निकाल दो बेटा। ना सारे मर्द अच्छे होते हैं, ना ख़राब। ना हर औरत शबाना की मानिंद हया और वफ़ा की कातिल होती है। औरत ज़रका जैसी भी होती है। वफ़ा, हया और सब्र की मिरास माजी के बुझे चरागों से क्यों अपने दिल को स्याह करते हैं। हाल की रोशनी मिशले दिल और राहें जगमगाने को तैयार हैं। खौफ के जंगल से बाहर निकल आइए। ज़िंदगी गुजारने के लिए होती है बेटा, झीलने के लिए नहीं। उनका नरम लहजा फवार की मानिंद दिल की बंजर ज़मीन को सैराब करने लगा था। अल्लाह की कसम, इमराना ने ऐसी आंखें फेरी कि तोते को भी मात कर दिया। 1 माह से ज़्यादा होने को आया है, ना फ़ोन करती है ना फ़ोन उठाती है। रिजवाना ने हाथ में पकड़ा मोबाइल करीब रखते हुए कहा, मेरे ख्याल में आप फ़ौरन जैद भाई को कॉल करके बताइए कि किस तरह 1 माह से इमराना आंटी हम सबसे रूठी हुई हैं। देखिएगा शाम तक वो उनको और मायदा को लेकर यहाँ पहुँचे होंगे। नेल पॉलिश रिमूव करती इफ्रा ने माँ को मशवरा दिया। लो भला, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। ठीक कहा तुमने। इमराना जैद की बात कहाँ टाल सकती है? उसके एक मर्तबा कहने पर चली आएगी भीगी बिल्ली बनकर। वो पुरजोश अंदाज में उठकर मोबाइल उठाने लगी। माँ करीब बैठी और वह ने चील की मानिंद उनके हाथ से मोबाइल चपट लिया था। अरे ये क्या तरीका है भाई? उसके लंबे नाखून हाथ पर निशान डाल गए थे। जब से उसकी मंगनी हुई है ये गोया अक्ल कुल बन गई है। आपकी निगाहों में जो कह दे उस पर अक्लमंदी की मोहर सब तो हो जाती है। वो मोबाइल गुस्से से रखते हुए इफ्रा को घूर कर बोली, मंगनी का यहाँ क्या जिक्र? जब भी कोई बात होती है तो मंगनी के ताने देने लगते हो। अगर तुम्हारी मंगनी नहीं हुई तो मेरा इसमें क्या कसूर? वो उंगली में पहनी अंगूठी को बड़ी अदा से घुमाते हुए गोया हुई। आख थू, जिसको तुम मंगनी कहती हो, अगर मैं ऐसी मंगनी करना चाहूँ तो 1000 कर सकती हूँ। पेंडू गवारों से रिश्ता जोड़कर इतरा रही हो? हूँ? हाँ 1000। अरे एक ही करके दिखा दो तो मान जाऊँगी। चुप कर जाओ, तुम दोनों की बकबक से आजिज़ आ गई हूँ मैं। ज़रा मेरा ख्याल नहीं है किस तरह इमराना के ना मिलने से मैं तनहा हो गई और ये तमाम आग तुम्हारी लगाई हुई है। ना तुम उस दिन बकवास करती ना ये सब होता। रिजवाना उनकी टर से सख्त बेजार हो गए। वो बकवास नहीं हकीकत है और सच्चाई हर किसी से हज़म कहाँ होती है। अरे सच्चाई मुँह से निकल ही गई थी तो ज़रूरत क्या थी हठधर्मी से पेश आने की? जब भी माफ़ी मांग लेती तो आज ये नौबत ही ना आती। जिस औरत ने अपना घर अक्कड़ और ज़िद में बर्बाद कर लिया वो क्यों कर किसी के मुतालिक नरमी का जज्बा रखेगी? और अब जो आप अपनी लाडली के कहने में आकर जैद को कॉल करके सब बता रही थी वो रिश्ते के उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ साबित होना था। उसने सर झटका। वो ऐसा भी क्या गज़ब हो जाता जैद भाई को कॉल करने से भला? हर वक्त ये बड़े बड़े दांत सिर्फ अपने फियांसे और स्टूपिड ससुराल वालों को दिखाने के लिए संभाल कर रखो। किसी दिन तोड़ दिए तो मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहोगी। उसके दोबारा हंसने पर चिढ़ गई। अरे हाथ तो लगाकर दिखाओ, बड़ी आई दांत तोड़ने वाली। ये क्या हाथ दिखाएगी? हाथ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यानी हद हो गई बदतमीजी की भी। बहनें होकर डायनों की तरह लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही दोनों को। रिजवाना ने तैश में आकर इफ्रा के 2 हाथ जोड़ दिए। तुम क्या समझती हो तुम्हारी मंगनी हो गई है तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा?
मंगनी मंगनी, जिसको देखो मेरी मंगनी के पीछे पड़ गए हैं सब। वो गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गई और वह ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके होंठों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। हाँ अब बताओ, तुमने ज़ैद को कॉल करने से क्यों मना किया? रिजवाना को उसके लहजे में कोई इसरार महसूस हुआ था। वो उसके करीब बड़ा जमान हुई। इस अरसे में जितना ज़ैद को समझ पाई हूँ, इतना शायद इमराना आंटी भी नहीं समझती हैं। ज़ैद को बेटे माँ से मोहब्बत करते हैं और वो इश्क करता है। वो उनकी खातिर जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। वो आहिस्तगी से बोली। ज़ैद का पुरवकार वजीह सरापा आंखों में जज्ब था। आप समझती हैं आपकी कॉल पर वो भागा भागा माँ और बहन को ले आएगा? इम्पॉसिबल। अगर उसको मालूम हो जाए उसकी माँ की यहाँ बेइज्जती हुई है, आई स्वेयर वो यहाँ क़यामत ढा देगा। क्या इमराना ने बेटे को बताया नहीं होगा यहाँ होने वाले हंगामे का? इतना तो वो भी बेटे की नेचर से वाकिफ़ होंगी। कल नहीं परसों उनको मिलना होगा हमसे, जबकि ज़ैद को मालूम होने के बाद क़यामत तक कोई नहीं मिल सकता। जहाँ आरा मूवी देखने में मसरूफ़ थी। माँ मुलाजमा ने आकर सिराज के आने की इत्तला दी। नाम सुनकर पहले वो चौंकी, फिर घरा कर बोली, नाम ठीक से सुना भी या यूं ही मुंह उठाकर चली आई हो? जी मैंने बिल्कुल ठीक सुना है, सिराज नाम ही बताया है। मुलाजमा को उसके बिगड़े तेवर हमेशा खौफजदा कर दिए करते थे। जाकर बोल दे यहाँ कोई जहाँ आरा नहीं रहती, वापस चला जाए। अरे अब ऐसे बुरे दिन आ गए सिराज के आपा। मुलाजमा के पीछे चला आया और ओट में खड़ा होकर सुनने लगा और जवाब मिलते ही अंदर आकर तंज से हंसता हुआ बैठ गया था। जहारा ने उठकर मुलाजमा की थप्पड़ों से हालत बुरी कर दी थी। वो कोई आवाज़ निकाले बिना खामोशी से पिटती रही थी। कमीनी, हरामखोर, गेट खोल कर आ गई, भला कोई भी गुस्सा है? हाथों के साथ साथ उनकी ज़बान भी चल रही थी। आपा मेरा गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रही हो? जाने दो इसे, चल दफ़ा हो जा, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाई हो मुझे। मुलाजमा को धक्के देती हुई वो हाँप कर बोली थी, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। स्क्रीन पर रकासा बड़े बेताबाना अंदाज में गाते हुए थिरक रही थी। सिराज के पाँव भी रकासा के रक्स का साथ देने लगे थे। जहारा ने वॉल्यूम स्लो करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कौन सी रकासा छन छन करने लगी? सीधे होकर बैठो और बताओ जेल से कब रिहाई मिली? सिराज को देखकर उसका मूड बिगड़ गया था। वो वैसे भी उनके अब काम का नहीं रहा था। अब वो उनके लिए एक नाकारा शय की तरह था और जो लोग उनके मतलब के ना हो वो रद्दी की तरह फेंकने वाली चीज़ बन जाते थे। तुमने पलट कर खबर ही ना ली मेरी? क्या ऐसा भी होता है आपा? बहुत कोशिश की मैंने तुमसे मिलने की, मगर वहाँ तो कदम कदम पर पैसा देना पड़ता है। हर एक की जेब गर्म करने के बाद मुलाकात कराई जाती। मैं इतना पैसा कहाँ से लाती? मैं खुद कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई हूँ, जानते हो ना। कोई काम धंधा नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठी हूँ। टीवी ऑफ करके बदमज़ा अंदाज में गोया हुई। बात दरअसल ये है, नवेरा खुद तो क्या अड़ी साथ तुम्हारे पर भी काट गई, उड़ी। तुमने उसकी बेटी को सुनहरे मुस्तकबिल के लिए पाला पोसा, मगर क्यों इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई हो? इंशरा तुम्हारा ब्लैंक चेक है। अरे उस लड़की ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या कुछ नहीं किया, कैसी कैसी मुश्किल नहीं झेली, कैसे कैसे तानों कर्ब से गुजरी हूँ। उन्होंने कानों को हाथ लगाया। इसी को कहते हैं शरीफ व ख़ानदानी खून की पहचान आपा। लानत है ऐसे ख़ानदानी और शरीफ खून पर जो दूसरों को भूखा मार दे। अल्लाह झूठ ना बुलवाया आपा, अब तुम्हारे हालात ऐसे भी नहीं कि भूखे मरो। दरअसल तुमने भूख नहीं देखी इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। पैसा तुम्हारे पास अभी भी कम नहीं है। सिराज ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पैसा कम नहीं है, ऐसे कह रहा है जैसे रखवा कर गया था तू मेरे पास पैसा। वो आंखें निकाल कर जज्बाती अंदाज में गोया हुई। कसम अल्लाह पाक की आपा, मेरे दिल की बात कह दी तुमने। मैं अपना हिस्सा ही लेने आया हूँ जो काफ़ी अरसे से तुम्हारे पास जमा कराता रहा हूँ। हाय हाय, कौन सा हिस्सा कब जमा करा दिया तुमने मेरे पास? जहाँ आरा पर गोया बिजली सी गिरी थी। वो हैरानी से इस्तफसार करने लगी। रहने दो आपा, पैसे के नाम पर यूं ही तुम्हारी यादाश्त बिगड़ जाती है। एक बार नहीं कई बार जमा कराए हैं तुम्हारे पास पैसे मैंने कि बुरे वक्तों में काम आएंगे, मगर तुम बुरे वक्त में अच्छे वक्त की तरह गायब हो गई थी। वो तो भला हो बरखा आपा का जो मेरे काम आई, जिसने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि जेल से बाहर आने में मेरी मदद भी की। बरखा, वो तुम्हें जेल में किस तरह मिल गई? जहाँ आरा की आंखों में एकदम परेशानी और तफक्कुर झलकने लगा। सिराज मायनी खेजी से मुस्कुराया। किसी से मिलने आई थी, वही मुझसे भी मुलाकात हो गई थी। मेरा पूछा होगा ज़रूर उसने। तुमने क्या कहा मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में नहीं, अलबत्ता इंशरा का ज़रूर पूछा कि वो उस लड़की को क्यों लेकर नहीं आए। वो इंतज़ार ही करती रह गई। मैंने कह दिया लड़की को लाते वक्त एक हादसा पेश आ गया, उसके नतीजे में जेल के अंदर हूँ। ओह, ये बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने। सिराज, बरखा मुझे ढूंढते हुए अगर जो यहाँ पहुँची तो कहीं तूने बरखा को यहाँ का पता तो नहीं दे दिया? वो उसको घूरते हुए जवाब तलब हुई। इंशरा बेटी नज़र नहीं आ रही। कहाँ है वो?
वो अनसुनी करके बोला। वो दोनों घर में नहीं है, जो मैंने पूछा है वो बता सच सच। अच्छा तभी इतना खुलकर बात कर रही हो। सराज, तूने बरखा को क्या बताया? शराफत से बता दे, वगरना तू जानता है मैं अभी अभी हज़ारों पे भारी पड़ सकती हूँ। कमज़ोर नहीं समझ मुझे। उनकी भारी और वहशत भरी दबंग आवाज़ में कुछ ऐसी पुरस्कारियत ज़रूर थी कि भारी भरकम सराज मरूब होकर रह गया। उसने बहुत कोशिश की थी तुम्हारे बारे में गुलवाने की, और मैं उसको उल्टा सीधा बताता रहा था। अब तुम मेरा हिस्सा निकाल कर रखना, मैं जल्दी आऊँगा। अगर हिस्सा ना मिला तो मुझसे भी किसी खैर की उम्मीद मत रखना। वो कहकर चला गया था। सुधा की शादी 2 हफ्ते बाद होना करार पाई थी। सबके सलाह मशवरे से डेट फिक्स की गई थी। अच्छी आपा मिठाई के टोकरे, फलों की टोकरियाँ लाई थी। बेहिसाब मोहब्बत, खुश मिजाजी और मुरब्बत के ऐसे मुजाहरे थे कि सबके साथ साथ सोफिया का दिल भी उनकी तरफ से साफ हो गया था। जहाँ दिल में पहले कदरवत भरी हुई थी, सबके लिए खुश आइन बात यह थी कि इमराना और मायदा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्योंकि महदूद तकरीब थी जिसमें दोनों जानिब से घर वालों ने शिरकत की थी। बहुत खुशियों भरे माहौल में ये काम हुआ था। इमराना आज बेहद खुश दिखाई दे रही थी। ना मालूम सुधा की शादी की खुशी थी, हमेशा के लिए जैद का रास्ता उसके वजूद से साफ हो गया था। इस खौफ के ख़त्म होने पर वो मसरूर दिखाई दे रही थी। जैद ने मौका गनीमत जानकर जब वो अपने कमरे में आई तो मुदस्सर और उनकी दूसरी बीवी से मिलने की रोदात सुना डाली थी। लहजा आम सा था मगर दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शायद तुम उनसे मिलने गए थे। ये क्या कह रहे हैं आप? लहजा बेयकीन था। तुम उस आदमी से किस तरह मिल सकते हो जिसने कभी तुम्हें बाप होने का सुख नहीं दिया? उस औरत के पास तुम किस तरह चले गए हो जो तुम्हारी माँ की जगह हथिया कर मिसेस मुदस्सर बनकर बैठी है? वो यकटिक उसकी तरफ देखते हुए खफकी भरे अंदाज में बोली। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आप नफ़रत के पर्दे से बाहर निकल कर तो देखिए एक बार सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। मिसेस मुदस्सिर आप हैं, उनकी पहली बीवी। हर मकाम पर आपकी इज्जत तो पजीर आई है। नंबर 2 को कहाँ ये एजाज़ मिलता है मम्मी? वह उनके करीब बैठकर अपना दायां बाजू उनके शानों पर फैला चुका था। मुझे बातों से बहलाने की सही मत करो जैद, बल आखिर वही हुआ जिसका मुझे धड़का लगा रहता था। आंसू उनकी आंखों से गिरने लगे। जैद तड़प उठा। मायदा भी वहाँ गुमसुम सी बैठी हुई थी। मम्मी प्लीज़ रोइए मत, मुझे समझने की कोशिश करें। तुमने मुझे हरा दिया उन लोगों से जिनसे मैं सालों से जीतती आ रही थी। बड़ी शिकस्त दी है तुमने मुझे। मैंने इस जंग में अपनी हस्ती, अपनी खुशियाँ, अपनी उमंगें सब दांव पर लगा दी थी। वो उसके हाथों को झटकती हुई चिल्लाई। अपनों से जंग नहीं लड़ी जाती मम्मी, अगर लड़ी जाए तो महज शिकस्त नसीब बनती है, बर्बादी मुकद्दर कहलाती है। आप खुश नहीं हैं तो खुशियाँ पापा के हिस्से में भी नहीं आई, वो भी आपकी मानिंद खाली दामन है। उनके बार बार झटकने के बावजूद वो बड़ी मोहब्बत से उनके आंसू साफ करता हुआ समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ भी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। वो ज़ियानी अंदाज में चीखी। प्लीज़ रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। हाँ जाओ, दफ़ा हो जाओ अपने मकार बाप के पास, यही चाहता था ना वो करीब रखे कुशन्स और तकिए फेंकने लगी। उसको उनसे ऐसी ही रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, इसीलिए काफ़ी दिन उसने खुद को मजबूत करने में लगाए थे। आज उनको बताने का मकसद भी यही था कि सुधा की शादी तक संभल जाए और ख़ुद को तैयार कर ले ज़हनी तौर पर कि शादी में वो साहिला को यहाँ लाने का इरादा रखता था। हालांकि उनकी ये हालत देखना उसके लिए कड़ा इम्तिहान था। इसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। माहिदा मम्मी का ख्याल रखना और आज मम्मी के पास ही सोना। जाते हुए वो बहन को ताकीद कर गया था कि नींद उसको भी अब कहाँ आई थी। इमराना गुस्से से रोती चलाती खुद को नोचती कसोड़ती रही थी। फिर थक कर नढाल अंदाज में लेट गई। मम्मी जूस लाऊं आपके लिए? मायदा पानी पिलाने के बाद पूछा। जहर ला दो, अब सिर्फ वहीं पीने की चाह है। प्लीज़ मम्मी नहीं करें ऐसी बातें। वो रूहान सी हुई। तुमने देखा नहीं क्या हुआ मेरे साथ? कितना मान था मुझे जैन पर, उसने मेरा सारा मान तोड़ दिया, मेरे गरूर को खाक में मिला दिया। कैसे जीऊँगी अब? ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई के इस इक़दाम के पीछे यकीनन कोई ना कोई आपकी बेहतरी होगी। उन्होंने ये सब आपके मफाद के लिए ही किया होगा। कैसा मुफाद? कहाँ की बेहतरी? जूता मारा उसने मेरे मुंह पर सीधा सीधा। नहीं मम्मी, ये तो तय है भाई आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। गुस्सा भूल जाइए और मेरी बात सुने, सब समझ आ जाएगा आपको। मायदा के लहजे में कुछ ऐसा ही जोशो बलबला था कि इमराना हमातन गोश हो गई। इमरान, उर्वा आपी ने आपको यही ताने दिए थे ना कि आप अपना घर नहीं संभाल सकी, खामन को काबू ना कर सकी, किसी से भी आपने बना कर नहीं रखी। यही मौका है उनको दिखाने का कि आपने तो सौकन को भी कबूल कर लिया है। वो सब आपके अपने हैं और हकीकत यह कि सब में आपकी वाह वाह हो जाएगी। माहिदा की बातें दिल को लगी, मगर फिर वही सौकन की जलन। अम्मी छोड़िए ना, आपको उस औरत से क्या लेना देना? हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ जलने वालों को जलाएंगे। ये सोचना आसान है मायदा, हकीकत इसके उल्ट होगी।
आप कूल डाउन रहिए और सब ठीक हो जाएगा। हमें कौन सा उस औरत से दोस्ती करनी है? शादी के बाद चली जाएगी, फिर कौन मुंह लगाएगा उसे? माहिदा इमराना को कायल करने में कामयाब हो गई थी। वो सख्त मुंतकमाना मिजाज, अनापरस्त, तो माफ़ ना करने वाली आदतों अतवार की मालिक औरत थी। उर्वा ने जो उनकी बेइज्जती की थी, तन्हाई में वो लफ्ज़ तरो दीवार से गूंजा करते थे और वो तहिया कर चुकी थी उर्वा को उसकी बदकलामी का मज़ा ज़रूर चखाएगी। यही वजह थी कि वो वहाँ से आने वाली कॉल भी सुनना पसंद नहीं करती थी। भाई बहुत डिस्टर्ब होकर गए हैं, चले उनको कह दें आप उनसे खफा नहीं हैं, वो सारी रात नहीं सोएंगे। माहिदा हाथ पकड़ कर बोली, मैं उससे खफा हूँ, इतनी जल्दी किस तरह माफ़ कर दूँ? अब भी कोई नाराज़गी की ज़रूरत बाकी रहती है भला? वो उनको साथ लेकर जैद के कमरे में चली आई। वो खिड़की से बाहर तारीकी में देख रहा था। उनको देखकर तेज़ी से आगे बढ़ा। इमराना उसके कुशादा सीने से लगकर रो पड़ी थी। उसके आंसू भी खामोशी से उनके बालों में जज़ब होने लगे थे। इंची मम्मा कह रही थी तुम भी हमारे साथ सवार चलो, एंजॉय करोगी, बड़ा मज़ा आएगा। ठंडा ठंडा मौसम, हरियाली, फूलों, फल, नदियाँ, झरने, आबशारें, जिसका पानी ठंडा और मीठा होता है। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। नानी की परमिशन नहीं मिलेगी। मम्मा कह रही थी तुम हाँ करो तो वो खुद आकर उनसे इजाज़त लेंगी। आकफा ने स्क्वाश का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं यार, मैं भी इतने दिन नानी और बाली के बगैर नहीं रह सकती। बाली को भी साथ ले चलते हैं, वो बेचारी भी कहाँ जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। नानी बाली के बिना रह नहीं सकती। वो अपने ज़्यादातर काम बाली से ही करवाने की आदी है। तुम जाओ, क्यों बिला वजह इतना तरद्दुद कर रही हो? एक अरसे बाद अपने रिश्तेदारों में जा रही हो, गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं या हमेशा के लिए टाइम पर ही याद आएगा तुम्हें? स्क्वाश पीते हुए उसको याद आया। वो चौंक कर गोया हुई। आज ही मम्मा ने याद दिलाया, अब तुम्हें चलना होगा मेरे साथ शॉपिंग करने। तुम्हें तो मालूम है मुझे ये काम सबसे बोर लगता है, ज़रा इंटरेस्टिंग नहीं है। वो ग्लास खाली करके रखते हुए बोली, बहुत अजीब हो तुम। लड़कियां मरी जाती हैं शॉपिंग्स करने के लिए, अगर उनको मौका मिले तो दिन भर शॉपिंग करती रहें। एक तुम हो जो हमेशा ही चिढ़ती हो। कभी कभी मजबूरन में भी शॉपिंग करती हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ चलूँगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आकफा भी मुस्कुरा उठी थी। माँ वो चौंक कर बोली, बहुत छुपी रुस्तम हो तुम। नौफल भाई से चुपके चुपके मुलाकातें कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं। क्या माजरा है ये मालूम तो हो? लहजे में शोखी और मायनी खेजी थी। चुपके चुपके मुलाकातें, उफ। लाहौल वला पढ़ लो तुम। लाहौल वला पढ़ूँ? क्यों भला? बाबर बता रहे थे यहाँ से नौफल भाई गए तो रास्ते में तुम मिल गई थी। उन्होंने तुम्हें घर ड्रॉप किया था, हालांकि वो तहिया कर चुके थे अब तुम्हें कभी ड्रॉप नहीं करेंगे, मगर तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं उनके दिल में नरम गोशा मौजूद है, तभी वो तुम्हें ड्रॉप करने गए थे ना। एक्चुअली आकफा, कुछ लोग नेचुरली अच्छे होते नहीं हैं, वो सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करते हैं, और दिखावा कहाँ तक भरम रख सकता है। कच्चे रंगों की मानित लम्हों में साफ हो जाता है। वो भी अपने दिखावे पर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। लिफ्ट तो उसने मुझे दी, मगर दिल की भड़ास निकालने की खातिर। क्या दिल की भड़ास निकाली उन्होंने? लेकिन बाबर को तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। आकफा ने हैरानी से कहा। मैंने सोचा चलो सब पुरानी बातों पर मिट्टी डालकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। तुम ये जानती हो ना ऐसा करना किस कदर मुश्किल और तकलीफ दे, मगर मैंने ये सब किया। माफ़ी मांगी, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। ओह गॉड, ये सब तुमने किया? माफ़ी मांगी, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। ओह आई कांट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस इंची। उसकी बात किता करके हैरत और ताज्जुब से चीखी। फिर उन्होंने क्या कहा? आई मीन उन्होंने हाथ बढ़ाया तुम्हारी तरफ? हाथ बढ़ाया? हाँ, उस उल्लू ने वाज करना शुरू कर दिया। वाज करना शुरू कर दिया? आकफा अक्का बक्का आई। जवाबन इंशरा ने उसे कार में होने वाली सारी गुफ्तगू सुना दी। यहाँ सब अपनी मर्जी से दीन को फॉलो करते हैं। उसको मर्दों औरत की दोस्ती में शैतान दिखाई देता है, मगर तन्हा लड़की के साथ सफ़र करने में कोई बुराई, कोई आड़ नहीं है, ना कोई गुनाह की कदगन लगती है। उसके लहजे में कड़वाहट घुल गई थी। आकफा को भी फौरी कोई जवाब नहीं सूझा। वो खामोश रही। जिनको गुनाह करने होते हैं वो पर्दों में रहकर भी गुनाह कर लेते हैं। बेहिजाब चेहरे पर ही क्यों बेहयाई की मोहर सब की जाती है? मुझे तुम्हारी बातों से इत्फाक है इंजी। इस जहाँ में हर किस्म के लोग हैं, और अमूमन जो हमारी आंखें देखती हैं वो अक्सर वो नहीं होता जो हम देखते हैं। प्लीज़ नौफल भाई की तरफ से कोई भी बदगुमानी नहीं पालना। मैं उनके बारे में पूरी तरह तो नहीं जानती, मगर ये मालूम है वो अंदर से बेहद तन्हा है। आकफा उसके शाने पर हाथ रखकर रसानियत से गोया हुई। मुझे मालूम था तुमने उस शख्स की ही हमायत लेनी है। बाबा की रानी हूँ, आंखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे, दो पल कहानी हूँ। अम्मा की बिटिया हूँ, आंगन की मैया हूँ, टिक टिक नहारे जो परदेसी छुट्टियाँ हूँ। बाबा की रानी हूँ, आंखों का पानी हूँ। मुदस्सर साहब कितनी देर तक उसको सीने से लगाए बैठे रहे थे, और वो उनके सीने से लगी रोती रही।
ज़ब्त के पैमाने टूट कर बिखर गए थे। उनसे जुदाई का दुख दिल को मुस्तरिब कर रहा था। प्यार और शफ़क़त सरमद साहब ने भी बाप जैसी दी थी, मगर मुदस्सर साहब बैक वक्त बाप भी बने, दोस्त भी और रहनुमा भी। ज़िंदगी गुजारने का सलीका उनके दोस्ताना अंदाज ने ही सिखाया था। और अब उनसे जुदाई सुहाने रूह लग रही थी। साथ आए शाहजेब ने बाप और सुधा को संभाला। घर में सब इस शादी पर खुश भी थे, गमगीन भी। फ़र्ज़ की अदायगी और जुदाई का संगम था। सोफ़िया को बेटी की जुदाई का दुख हर माँ की तरह था, लेकिन वो ये सोचकर खुश थी कि आए दिन इमराना की तरफ से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से वो महफूज हो जाएगी। ज़ुमर्द बेगम अलग दिल गिरफ्तार लग रही थी और बुआ वो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कोनों खुदरों में दुपट्टे से आंसू साफ करती दिखाई देती थी। घर में सिर्फ इमराना और मायदा ही थी जिनकी आंखें ज़रा भी नम ना हुई थी। सुधा का दिल नमक की डली बन गया। एक हफ्ते बाद माँ यूँ बैठने वाली थी। पहली बार उसको घर के कामों से अलग थलग कर दिया गया था। उसको VIP प्रोटोकॉल मिल रहा था। मुदस्सर और शाहजेब रोज़ ही आ रहे थे। शाहजेब की यही कोशिश होती थी उसको रोने न दे, जबकि दिल उसका भी मुज़महिल व गमगीन था। उसने जब भी उसको देखा था ज़ैद के संग ही तसव्वुर किया था। प्यारे मियाँ के साथ उसका नाम जुड़ना दिल को मुस्तरिब कर गया था। दूसरे शहरों से मेहमान आना शुरू हो गए थे, क्योंकि पहले माइयों और फिर निकाह की तकरीब थी। जुमातुल मुबारक को निकाह और इतवार को रुखसती थी। कुछ मेहमान ख़वातीन के आमद पर वो ज़ैद की तरफ चला आया था। जो उसके आमद से बेखबर किसी गहरी सोच में था, वो वहीं ठटक कर रुक गया। उस वक्त इर्द गिर्द से बेनियाज उसके चेहरे पर सोच के साथ किसी गहरे दुख व कर्ब के तासुरात थे। उदासियों सोगवारी के पुरहौल सन्नाटे वहाँ रक्सा थे। भाई, उसने करीब जाकर पुकारा तो वो चौंक कर मतवज्जे हुआ। चंद दिनों में सौदा की मायूं है। मालूम है। उसका बेहद सपाट लहजा था। कैसा लग रहा है आपको? व्हाट यू मीन? हवासों में हो? वो फ़ौरन ही खुद को संभाल कर घर आया। मेरा मतलब है आपने इंतज़ामात वगैरह कर लिए हैं। ज़ैद के गुस्से का वो कभी सामना करने की हिम्मत न रखता था। तुम समझते हो मैं अभी तक हाथ पर हाथ रख कर बैठा हूँगा? नहीं नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कहने आया था कि कोई मेरे लायक काम हो तो मुझे भी खिदमत का मौका दीजिएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ उन कामों की है कि जब भी सुधा को पार्लर और हॉल वगैरह जाना होगा तुम उसको पिक एंड ड्रॉप करोगे। शोफर दूसरे काम करेगा। याद रखना उसको कोई परेशानी ना हो। वो एक टिक उसकी सूरत देख रहा था। उसकी आंखों में नमी रह गई थी। उन चंद दिनों में उसका वज़न तेज़ी से गिरा था। खुद को पुरसुकून और बेफिक्र जाहिर करने की तगोदो में वो नढाल होकर रह गया था। शाहजेब मामा को मेरा मैसेज देना, वो फ्राइडे को रेडी रहे, मैं उनको लेने आऊँगा। शादी तक उनको यहाँ क़याम करना है। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मम्मा यहाँ आएंगी? यहाँ सबके दरमियान मम्मा आएंगी? वो खुशी और हैरत से पूछ रहा था। हाँ मम्मा यहाँ आएंगी। देर आयत दुरुस्त आयत। ओह मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आपने कितनी बड़ी खुशी दे दी है। ज़ेर बार कर दिया आपने मुझे। ये मेरी और मम्मा की दिली ख्वाहिश थी इस घर में आने की। सबके दरमियान रहने की। तन्हाई की मार ने हमको अधमुआ कर दिया था। ये नई ज़िंदगी मिली है। मैं आपका ये एहसान नहीं चुका सकता भाई। वो उससे लिपट कर बच्चों की तरह रो पड़ा था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। आई नो मैं आप लोगों को 30 मिनट्स की बहुत कम एपिसोड दे रही हूँ। बस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार 1-1 घंटे की प्रोवाइड करना, इसलिए मैं फिर आधे घंटे की दे रही हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश यही करूँगी कि बिल्कुल भी गैप ना आए, एक लम्हे का भी गैप ना। और जब मैं सारा नावल रिकॉर्ड कर लूँगी तो हो सकता है कि एक दिन में मैं आप लोगों को 2-2 एपिसोड्स प्रोवाइड करूँ। और साथ में दूसरे नावल्स भी तो मुझे रिकॉर्ड करने ही होते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।